चलिए आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आंसर सेशन और उसके साथ हम रिवीजन करेंगे। प्रयास कीजिएगा आप लोग कि जैसे आज और कल आपकी पॉलिटी के एमसीक्यू के साथ रिवीजन क्लासेस है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन होना चाहिए कि एटलीस्ट इन 2 दिनों में आपका जो पॉलिटी है वो कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ यदि इससे संबंधित कोई डाउट भी यदि हो, मतलब आज और कल 2 दिन है, तो मैं चाहता हूं कि ये 2 दिन कम से कम टोटली आप पॉलिटी पर फोकस कीजिए, ताकि ये 2 दिन में आपका पॉलिटी इस लेवल पर पहुंच जाए कि आप अगर लास्ट 2-3 दिन पहले अगर एक आध बार पन्ना पलटाने का मौका मिल जाए तो भी पर्याप्त है। ठीक है, बार बार मैं बोलता हूं कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और चीज़ें सब कुछ अच्छे से पता है, तो यदि रिवीजन न करके जाए तब भी आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि इन 2 दिनों में आपका पॉलिटी बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आज के इस पहले सेशन में स्टार्टिंग से लेकर लगभग पार्ट 4A अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज तक हम देखेंगे। मतलब टोटल इसको 3 पार्ट में अपन डिवाइड किए हैं। पहला जो पार्ट है वह कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या संविधान के परिचय से लेकर पार्ट 4A अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज तक, और उसके बाद जो आगे का जो सेक्शन है उसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यदि हम इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करें कि जो आपका पॉलिटी है उसमें 2012 से लेकर, ठीक, पॉलिटी में यदि सीजीपीएससी प्री के अंतर्गत 2012 से लेकर आपके 2020 तक, ठीक, 2012 से 20 तक यदि हम क्वेश्चन पेपर को यदि देखें तो प्रश्नों की संख्या लगभग आपको एक अप्रॉक्स यदि हम लेके चले तो आपको मालूम है कि लगभग केवल पॉलिटी से 10 प्रश्न कम से कम तो आपको रहेगा ही। और इसका महत्व भी मैं बता चुका हूं कि कम रहने के चांसेस तो है ही नहीं। ठीक है, मतलब मिनिमम 10 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से रहेगा। और अभी का जो ट्रेंड है खास करके पॉलिटी को लेकर, आपको मालूम है कि 1 लाइनर क्वेश्चन कम रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी हमेशा से क्वेश्चन की प्रकृति का उतार चढ़ाव चलते रहता है। अभी इन दिनों में जो भी पीएससी का पेपर हुआ है बहुत टफ तो नहीं गया है, और उम्मीद है कि व्यापम की तुलना में तो सरल ही रहता है या नॉर्मल रहता है, लेकिन फिर भी हम सबसे एक्सट्रीम लेवल पर जो भी हम तैयारी किए हैं वो इस लेवल तक तैयारी किए हैं कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 12 से 20 में बताने का उद्देश्य यह है कि यदि हम पूरे संविधान के अंतर्गत, जैसे पहला हम टॉपिक पढ़ते हैं क्या आपका संवैधानिक विकास, ठीक, संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक इसके अंतर्गत देखते हैं क्या, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, ठीक। संविधान के निर्माण के अंतर्गत ही सारी जो बैठकें हैं, समितियां हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसके बाद डायरेक्ट आपके भाग एवं अनुसूचियों को भी यदि हम शामिल करें तो भाग और अनुसूचियों से भी प्रश्न आता है, ठीक। भाग और अनुसूचियों के पश्चात आपका क्या, प्रस्तावना, ठीक है। और प्रस्तावना के बाद सीधे हम बात करते हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और साथ ही साथ 4A, ठीक। यहां तक हम आज कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से देखा जाए
तो संवैधानिक विकास, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स एंड शेड्यूल, प्रियम्बल और पार्ट 1 से लेकर 4A तक। अब यहां तक संविधान में यदि हम देखें तो लगातार ये जो 3 टॉपिक आपका दिख रहा है ऊपर में, 3 टॉपिक, संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, भाग एवं अनुसूचियां, हर एक साल इन तीनों में से किसी न किसी, और यदि मैं प्रस्तावना को भी शामिल कर दूं तो यहां से 1 या 2 प्रश्न, ठीक है, कभी यदि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से आएगा, ठीक, तो निर्माण से नहीं आएगा, भाग एवं अनुसूचियों से आया है, ठीक है, तो इन टॉपिक से नहीं, मतलब अल्टरनेट आपको इन 4 यदि हम टॉपिक को देखें तो यहां से 1 या 2 प्रश्न अल्टरनेट हमेशा से पूछा गया है, ठीक, 1 या 2 प्रश्न हमेशा से रहता है, ठीक। जिस वर्ष संवैधानिक विकास से क्वेश्चन आया है, संविधान के निर्माण से प्रश्न नहीं है, या अनुसूचियों से क्वेश्चन आया है तो यहां से क्वेश्चन नहीं है, मतलब 1 से 2 प्रश्न यहां से बना ही है। और उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग पढ़े हैं यहां पर आपको कहीं किसी भी स्थिति में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है। यहां से जो भी पूछा जाता है कि संवैधानिक विकास है तो सीधे आपसे क्वेश्चन आएगा कि इस आपके अधिनियम में, ठीक है, जो प्रोविजन था वह किससे संबंधित है, तो जो हम प्रावधान याद किए हैं उन्हीं प्रावधानों को याद रखना है। संविधान के निर्माण वाले टॉपिक में भी ज्यादा अपने को जो भी कैबिनेट मिशन योजना का रिकमेंडेशन है, इसके अलावा जो हम इससे संबंधित समितियां या बैठकें इत्यादि हम देखें उन्हीं प्रावधानों को याद रखना है। भाग एवं अनुसूचियों को हम बहुत अच्छे से याद किए हैं, अभी हम फिर से रिवीजन करेंगे। प्रियम्बल से भी जो प्रश्न जिस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, उन प्रावधानों को हम देखे हैं। उसके बाद पार्ट 1, 2, 3, 4 की बात करूं तो देखिए पार्ट 1 और 2 की बात करूं मैं तो 2 से बहुत कम चांसेस रहता है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है तो हम मान सकते हैं कि इस बार नागरिकता से प्रश्न पूछ लिया जाए। और नागरिकता से यदि प्रश्न आएगा तो मान के चलिए कि हम हमेशा से, मैं आपको बताता हूं कि जो आर्टिकल 11 है, मतलब संसद की शक्ति, एक क्वेश्चन, और एक नागरिकता के संदर्भ में जो सामान्य प्रावधान है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, स्थायी है कि अस्थायी है, एकल नागरिकता है, ये सारी चीजें। भाग 3 और 4 से एक आर्टिकल तो हमेशा से मतलब आना ही है, या तो फंडामेंटल राइट्स से आए या डीपीएसपी से आए, एक न एक अनुच्छेद से प्रश्न आना ही है, इतना मान के चलिए। लगातार आपसे को यह प्रश्न, चाहे वो पार्ट 3 से या पार्ट 4 से, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसके अंतर्गत क्वेश्चन। जैसे देखिएगा, इन प्रश्नों को केवल उसी फॉर्मेट में प्रयास किया हूं कि आपका जो है इसके माध्यम से पूरा रिवीजन हो सकता है, ठीक है। देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है आपको, ठीक है। इसके अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त, संघ में वैध शासन की व्यवस्था, महिलाओं को मताधिकार का प्रावधान, ठीक है। ये 4 फैक्ट हैं। और दूसरी तरफ आपको ये बताना है कि ये आपका प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। चलिए पहले आप लोग आंसर देंगे, इसके पश्चात हम इसको डिटेल करेंगे और सारे संवैधानिक विकास को एक बार संक्षिप्त में रिवीजन करेंगे, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है प्रयास कीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि देखिए, यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा, मतलब सीधे तौर पर उस अधिनियम का प्रोविजन आपको मालूम होना चाहिए कि उस अधिनियम से संबंधित प्रावधान क्या है, ठीक है। शशिकांत सी, आदित्य दुबे सी, और बाकी चलिए इसको हम पहले मैच कर लेते हैं, है ना। बहुत लोगों का आंसर सही है,
चलिए देखते हैं इसके बाद। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपको मालूम है कि ये आपका स्थापना हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कंपनियों का व्यापारिक एकाधिकार टोटली इंड किया गया था कब? चार्टर एक्ट 1833 में। संघ में द्वैत शासन, कहां पर बोल रहा है? संघ में द्वैत शासन, तो ये आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। महिलाओं को मताधिकार का प्रावधान जो है 1919, ठीक। इस तरीके से देखा जाए तो 2143, ठीक है, 2143 आंसर किसमें है आपका? सी में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक है। प्रियंका, अश कुमार, हीरानाग, प्रियंका वर्मा, ठीक है, अक्षिता, सभी लोगों का आप लोग का आंसर सही है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसमें देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जो जो आपको याद रखना है, एक आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद रखेंगे, ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट आपको पढ़ना है। 1773 के बाद जो आपको ध्यान रखना है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट। टोटल 4 चार्टर एक्ट आया था, लेकिन 3 मुख्य चार्टर एक्ट है जहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक, भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या इसे हम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। उसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम, या इसे ही हम क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से हम जानते हैं। और लास्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इस तरीके से टोटल यदि हम बात करें कि आपको इतने अधिनियम कम से कम आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी भी आप एक बार पढ़ेंगे, लेकिन लगभग इन अधिनियमों को आपको कम से कम टच करके जाना है जहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कम से कम 3 से 4 फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट थी, ठीक, स्वतंत्र थी। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से यह हुआ कि अब ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण चालू हुआ। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण अर्थात पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब से चालू हुआ? तो वो था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला चीज, जब कंट्रोल चालू किया तो पद का नाम चेंज किया गया, अर्थात बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। इस तरीके से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? वॉरेन हेस्टिंग्स। जब पद का नाम चेंज किया तो केवल पद का नाम नहीं बल्कि अधिकारिता भी बदली गई, है ना। केवल पद का नाम नहीं चेंज हुआ, उसकी शक्तियों को भी बढ़ाया गया, अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी उसके सबऑर्डिनेट कर दिया गया, ठीक है।
अब जब शक्तियां बढ़ी तो उनके कार्यों में सहायता देने के लिए, ठीक है, उनके कार्यों में सहायता देने के लिए फोर्थ मेंबर 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। एक साथ आप इनको याद रखेंगे। और इसके साथ अब जब इन क्षेत्रों में कार्य किया, कंट्रोल चालू किया, तो अब ब्रिटिश सरकार ने एक नई पहल यह की कि अब इसके माध्यम से न्याय व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाए। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, है ना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे हुए। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से इनके इंपैक्ट में पहली बार कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई, क्योंकि अब शक्ति मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी पावर किसके पास चला जाता है? बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। इसलिए हम कहते हैं केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत, कार्यपालिका का प्रारंभ, ठीक है, साथ ही साथ न्यायपालिका का प्रारंभ भी कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बन जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 3-4 चीजें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तो आप पहला बार नियंत्रण, पहला फैक्ट। दूसरा, गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल। और एक आपका क्या? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना याद रखेंगे, ठीक है। प्रथम चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे, और कलेक्टर के पद का सृजन भी इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ है। अगला आपका 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक। 1784 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद रखें कि व्यापारिक और राजनीतिक मामलों के कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अर्थात व्यापार पर कंट्रोल करने के लिए और राजनीतिक पर कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और व्यापारिक अर्थात ट्रेड पर, बिजनेस पर कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। और इसी से ही हम क्या कहते हैं आपका कि भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। 1813 का चार्टर एक्ट, हम 3 फैक्ट पढ़े हैं, ठीक। 1813 के चार्टर एक्ट में 3 फैक्ट, क्या क्या? 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। 13 को कैसे याद रखेंगे? 13 कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त, ठीक। लेकिन चीन के साथ और चाय का व्यापार जो है अभी भी बना हुआ था। केवल यदि आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, तब आपको किस में लेना है? 13। ट्रेड मोनोपोली को क्या कर दिया गया था? इंड कर दिया गया था, लेकिन अभी भी क्या बना हुआ था? ठीक है, चीन और चाय का व्यापार। इसके साथ ही साथ पहली बार ब्रिटिश, या हम यूं कहें ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया, और साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों को धन प्रचार प्रसार करने की छूट। मतलब 13 से 3 चीजें यदि आपको याद है, एक आपका व्यापार, ठीक है, दूसरा आपका शिक्षा, तीसरा आपका धर्म। 3 फैक्ट है ना, क्या क्या? व्यापार, शिक्षा और धर्म। 3 फैक्ट याद रखना है। व्यापार याद आएगा तो आपको पता चलेगा कि 1833 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। शिक्षा आएगा तो प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारत के शिक्षा पर खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया। धर्म आएगा तो यह होगा कि भाई इस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार करने की छूट मिल गई। क्लियर है? उसके बाद 1833 में 1833 का चार्टर एक्ट पूर्णतः समाप्त कर दिया, टोटली इंड। जो चीन और चाय का व्यापार जो बचा था, यदि आप में क्वेश्चन में टोटल इंड शब्द है, जैसे हम यहां पर देखें, ठीक है, कि यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त शब्द लिखा हुआ है ना। तो यदि आपके क्वेश्चन में पूर्णतः समाप्त शब्द है, तब आपको क्या लेना? 1833। अब जब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार टोटली जब इंड किया गया, फिर से एक बार पद का नाम परिवर्तन किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है,
अब पूरे भारत का जब गवर्नर जनरल बनाया गया तब यह हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल को अब कानून बनाने की शक्ति पूरे भारत पर, ठीक है, उसको अधिकार मिल गया। अब अधिकार मिला तो उनके विधि कार्य में सहायता देने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया, लॉ कमीशन का गठन किया गया। तो इसी आपके एक्ट के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है। तो इस तरीके से 1833 याद रखेंगे। 1853 में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस अधिनियम में विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को अलग अलग कर दिया गया। विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया तो विधायी कार्य के लिए अलग से, ठीक है, 6 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया गया ताकि पर्टिकुलर, ठीक, विधायिका के संदर्भ में कार्य कर सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत में विधायिका की शुरुआत, या आपसे पूछे कि संसद की शुरुआत, क्योंकि जो कार्य ब्रिटिश मामले में पार्लियामेंट कर रही थी वही कार्य भारतीय मामले में 6 सदस्यीय जो विधान परिषद का गठन किया गया था, ठीक, काउंसिल का गठन किया गया था, यही कार्य भारत में कर रही थी, इसीलिए उसे लघु संसद कहा गया। अर्थात संसद की शुरुआत आपसे पूछेगा तो आप किस में याद रखेंगे, 1853 में, ठीक है। भारत में संसद की शुरुआत पूछेगा या विधायिका की शुरुआत बोलेगा तो 1853। साथ ही साथ अब यहां पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रावधान, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। पहले जो भी सदस्यों का निर्वाचन, मतलब नियुक्ति होता था या सिलेक्शन होता था, ब्रिटिश सरकार जिसको चाहती उसको कर देती थी। लेकिन यहां पर अब यह हुआ कि सिविल सेवक, जो सिविल सर्वेंट है, उनकी नियुक्ति के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी क्वालिफिकेशन बेस्ड, योग्यता आधारित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किए जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किए जाने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं आप, ठीक, जब टोटल अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया जाएगा तो 1858 के अधिनियम में 3 फैक्ट याद रखेंगे। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया तो भारत में, ठीक है, अब यहीं से क्राउन का शासन या ताज का शासन क्या हुआ, प्रारंभ, या हम कहें कि ब्रिटिश सरकार का भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण, डायरेक्ट जो आपका कंट्रोल चालू हुआ कब, 1858 के अधिनियम से। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, ठीक है। और प्रथम वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और प्रथम आपके वायसराय कौन हुए, ठीक है, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, जब पूरा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हुआ तो एक नई पोस्ट लॉन्च की गई भारत में शासन करने के लिए, भारतीय सचिव, इंडियन सेक्रेटरी पोस्ट लॉन्च किया गया। और इसकी शक्ति वही थी, ठीक है, भारत के मामले में जो शक्ति आपके, ठीक है, जो शक्ति ब्रिटिश मामले में ब्रिटिश महारानी को था। क्लियर है। तो ये 1858 के अधिनियम में याद रखेंगे। 61 में बजट का कॉन्सेप्ट आया। पहला चीज, बजट का कॉन्सेप्ट आया। विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत। क्या, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, बजट का कॉन्सेप्ट और विभागीय प्रणाली की शुरुआत। वर्तमान पुलिस प्रणाली, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत याद रखेंगे। उसके बाद 1919 के मार्ले मिंटो अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1909 को अन्य नाम से क्या, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जानते। एक ही फैक्ट है इसमें कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। निर्वाचन वाला पूरा प्रावधान को एक साथ याद रखेंगे। निर्वाचन वाला प्रावधान यदि हम देखें तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, निर्वाचन की शुरुआत कब, 1892। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत,
प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत और साथ ही साथ महिलाओं को मत देने का अधिकार, महिलाओं को मत देने का अधिकार। ठीक है, और ये दोनों प्रावधान कब आपका 1919, ठीक एक साथ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, सेकुलर इलेक्शन की शुरुआत 1909, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919, और साथ ही साथ महिलाओं को मत देने का अधिकार भी कब 1919 में, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से केवल याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो चूंकि इस समय वायसराय थे इसलिए इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सेकुलर इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार हो गया, मुस्लिमों के साथ साथ सिख, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन को भी दे दिया गया। अब यहां से जो प्रश्न आता है बार बार 1919 से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। पहला, प्रांतों में द्वैत शासन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम से, ठीक 1919, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं कि प्रांत की शक्तियों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित, ये सारी। अभी आपको याद रखना है कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किसमें, तो आपका 1909 में, प्रांतों में द्वैत शासन 1909 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद महिलाओं, आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, महिलाओं को मत देने का अधिकार, ये सारा आपका किसके अंतर्गत, मार्ले में आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, है ना। ये जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वह है प्रांतों में द्वैत शासन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, महिलाओं को मत देने का अधिकार, ये सारी चीजें। भारत शासन अधिनियम 1935 में भी बहुत सारा प्रावधान हम देखे हैं, लेकिन 35 के अंतर्गत, ठीक 1935 में जो आपको प्रावधान याद रखना है, ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन यहां लगा था, है ना। यहां पर कहा आपके संघ या केंद्र में द्वैत शासन, सबसे पहले केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कब बोलेगा, तो 35, ठीक है। प्रांत में द्वैत शासन समाप्त कब बोलेगा, प्रांत में द्वैत शासन समाप्त यदि क्वेश्चन आता है तो समाप्त कब हुआ, देखिए यहां पर लगेगा, एक साथ याद रखें 19 और 35, 19 में प्रांत में लगेगा और 35 में प्रांतों को समाप्त कर दिया जाएगा, कहां पर लग जाएगा, केंद्र में, और साथ ही साथ प्रांतीय स्वायत्ता दे दिया जाएगा, प्रांतीय स्वायत्ता, ठीक है। क्या, प्रांतीय स्वायत्ता दे दी जाएगी इस आपके अधिनियम के तहत। तो 1935 में बाकी बहुत सारा हम प्रावधान पढ़े हैं कि ब्रिटिश इंडिया और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया यूनियन के गठन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, वो पास नहीं हुआ लेकिन प्रस्ताव रखा गया था, ठीक। 1935 में सांप्रदायिक निर्वाचन के अंतर्गत दलित, महिला, मजदूरों को भी इसमें पृथक से निर्वाचन दिए जाने का प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा संघीय न्यायालय का प्रावधान, फेडरल कोर्ट, ठीक, उसी 1935 के संघीय न्यायालय के कॉन्सेप्ट पर ही वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के गठन किए जाने का प्रावधान, अर्थात केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC, राज्यों के लिए स्टेट PSC, और आपके एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान। जैसे अभी शायद कल का जो परीक्षा हुआ है महिला परीक्षक, उसमें कंबाइंड PSC के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी मैं पढ़ाया हूं, ठीक है, टू द पॉइंट, बिल्कुल उसमें डाउट करने का प्रश्न ही नहीं था। संघीय लोक सेवा आयोग कब बनेगा, मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग कब बनेगा, भाई एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर, कब, जब ऐसा एक संकल्प, पहले तो दोनों राज्यों की सहमति होनी चाहिए, दोनों राज्य जब विधानमंडल में अपना संकल्प पारित करेंगे, ठीक है, किसके पास भेजेंगे, करने का अधिकार पार्लियामेंट को है, ठीक है। जैसे UPSC और स्टेट PSC, इसका प्रावधान संविधान में सीधे उल्लेख है।
है ना, क्योंकि संविधान में लिखा गया था कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ये राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान सीधे पीएस आपके संविधान में है, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन एक तरीके से देखा जाए तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक, संयुक्त लोक सेवा आयोग एक स्ट्यूटरी बॉडी है, एक संविधिक निकाय है। स्ट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब क्या कि जब संविधान के अधीन, जब संसद के द्वारा किसी की स्थापना की जाए तो क्या, संविधिक निकाय, संविधान के अधीन। तो भाई ये अधिकार संसद को संविधान अधिकार देता है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करे, और इसके संदर्भ में सारी शक्ति अर्थात वहां के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, सारा चीज राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बस केवल अपना जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, वह किसको सौंपते हैं आपका, ठीक है, अपना रिपोर्ट किसको देंगे, अपने अपने राज्यपाल को। तो ये सिंपल सा प्रश्न था जिसको हम लोग पढ़े हैं। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन किए जाने का प्रावधान है ना। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत आपके इन 3 फैक्ट को तो आपको याद ही रखना है बहुत अच्छे से, अर्थात केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये अधिनियम को, सारे प्रावधानों को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका, आप जो सोर्सेस हैं, अर्थात कौन सा प्रावधान कहां से लिया गया है, तो बहुत सिस्टमेटिक हम इसमें याद किए हैं। मुख्य रूप से आपको इसमें जो याद रखना है, ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। दूसरी तरफ आपको सुमेलित करना है कि यह प्रावधान किस देश से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और रूस। ठीक है, चलिए बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर लेने का उद्देश्य यही है कि बस इसके माध्यम से अपने को पूरा रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से, यूनाइटेड किंगडम, ठीक, यूके। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संयुक्त राज्य अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व कहां से, डीपीएसपी, आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य आपका रूस से। ठीक, मौलिक कर्तव्य रूस से। तो इस तरीके से आपका आंसर 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 किसमें है, आपका आंसर सी। ठीक है, 3, 1, 2, 4 आपका सी, सभी का सही है। ठीक है, प्रियंका साहू, चेतन साहू, गोविंद सिंह, ठीक, महेंद्र कुमार नाग, मतलब लगभग जितने लोगों भी आंसर दिए हैं सभी का सही है। बहुत इजी है। अब देखिए सोर्सेस हम लोग याद किए हैं। अब सोर्स के अंतर्गत मुख्य रूप से देखिएगा, जो भी हम लोग प्रावधान पढ़े हैं उसमें आपको जैसे ब्रिटेन से, ठीक, ब्रिटेन से, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में हम लोग विधि का शासन या कानून का शासन, अर्थात विधि निर्माण की प्रक्रिया को बार बार पूछा जाता है कि विधि का शासन या कानून का शासन होगा, यह किस देश से लिया गया है। ठीक, इसके अलावा हम लोग देश का नाम मात्र प्रमुख, ठीक है, या नाम मात्र कार्यपालिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, ये सारी चीजें हम लोग देखें। तो जिसमें सबसे ज्यादा यहां से आता है विधि का शासन या कानून का शासन। ठीक है, विधि का शासन, शासन या कानून का शासन, या कानून का शासन। ठीक है, विधि का शासन या कानून का शासन। अमेरिका में हम लोग बहुत सिस्टमेटिक पढ़े हैं, ABCD करके, ठीक है, कि राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, न्यायपालिका के बारे में, संविधान के बारे में। लेकिन 2-3 चीजें जो पूछा जाता है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्याय, स्वतंत्र, ठीक है, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता और सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक, ये कम से कम 3 चीजें अमेरिका से बिल्कुल नहीं भूलना है, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक, मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके अलावा आपको तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें आयरलैंड, तो आयरलैंड से जो आपको कभी नहीं भूलना है वो है क्या,
डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी, डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आयरलैंड क्या, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से आपको राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद रूस में हम लोग एक ही याद किए हैं क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो एक साथ देखिए, नागरिकता यदि आ गए, एक साथ क्रम से याद रखिएगा, नागरिकता ब्रिटेन भाग 2, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 अमेरिका, पार्ट 4 फंडामेंटल डीपीएसपी आयरलैंड, और 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 2 से लेकर 4 तक है ना। पार्ट 2 में क्या है, नागरिकता, नागरिकता कहां से, ब्रिटेन से। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स कहां से, आपका अमेरिका से। पार्ट 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो डीपीएसपी कहां से आपका, तो आयरलैंड से। 4A फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से आपका, रसिया से। क्लियर है। इसके अलावा जैसे कनाडा में जो बार बार पूछता है राज्यपाल का पद, ठीक, राज्यपाल का पद पूछा जाता है कि राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, इस तरीके से, ठीक है, राज्यपाल का पद याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है उन प्रावधानों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान की विशेषता में एकात्मकता को दर्शाने वाले लक्षण। विशेषताओं में, संविधान की विशेषता में 2-3 विशेषताओं से जो बार बार प्रश्न आता है, एक आपका संसदीय शासन व्यवस्था से क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है संघात्मक और एकात्मकता के लक्षण से, हमेशा से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए पहले इसका आंसर देंगे आप लोग कि इनमें से एकात्मकता अर्थात यूनिटरी, एकात्मक बोले तो यूनिटरी को दर्शाने वाले कैरेक्टर जो है कौन कौन सा है। एक हरी नागरिकता, आपातकाल के समय समझ शक्तियां केंद्र में निहित होगी, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, अवशिष्ट अर्थात रेजिड्यूरी पावर केंद्र के पास, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और लिखित संविधान, ठीक है। इनमें से कौन सा जो लक्षण है वो एकात्मकता को दर्शाने वाला लक्षण है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए। संघात्मक और एकात्मकता के लक्षण हम लोग पढ़े हैं कि भाई संघात्मकता को दर्शाने वाला लक्षण कौन सा है और एकात्मकता को दर्शाने वाला लक्षण कौन सा है। फर्स्ट, ठीक, संघात्मकता और एकात्मकता को दर्शाने वाले लक्षण, इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एकात्मक, एकात्मक और आपका क्या, संघात्मक। चलिए महेंद्र सिंह पवार, गोविंद सिंह, ठीक, आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा, पहले अपन देखें कि संघात्मक, ठीक, या फेडरल, और दूसरा क्या हम लोग देखते हैं, एकात्मक, है ना, एकात्मक या यूनिटरी। बस इसका कॉन्सेप्ट याद रखेंगे संघात्मक और एकात्मक में कि जहां पर दोहरा अर्थात केंद्र और राज्यों की शक्ति, जब दोनों को जिन मामले में शक्ति हो, दोहरा शासन हो, तो वहां पर क्या होगा, आपका संघात्मक है, ठीक, वहां पर क्या है, संघात्मक है। अर्थात दो सरकार, क्लियर है, दो सरकार, ठीक, ये दो सरकार अर्थात केंद्र का अलग सरकार, राज्य का अलग सरकार, किसका लक्षण, संघात्मकता के लक्षण है, ठीक है। इसके अलावा लिखित संविधान, लिखित संविधान, ठीक, संघात्मकता के लक्षण है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। कठोर संविधान, जिस देश का संविधान कठोर है वो किसका कैरेक्टर है, ठीक, वो है आपका संघात्मकता के लक्षण। तो संविधान से 3 शब्द, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और कठोर संविधान, ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं
राज्यों के बीच क्या आपका शक्तियों का बंटवारा, ये सारा आपका क्या है, ठीक संघात्मकता के। अब देखिए एकात्मक, एकात्मक मतलब एक सरकार, क्या एक सरकार, ठीक है, क्या होगी, एक सरकार। अब एकात्मकता में हर वो प्रावधान, हर वो कैरेक्टर इसमें शामिल होगा जब पूरी शक्ति कहां पर चली जाए, केंद्र के पास। जब उस मामले में शक्ति केवल केंद्र हो, अर्थात एक सरकार को हो, ठीक, और वो एक सरकार का मतलब क्या, केंद्र सरकार से है, ठीक। एक सरकार का मतलब क्या है, यहां पर दो सरकार मतलब केंद्र और राज्य, लेकिन एक सरकार का मतलब क्या है आपका, केवल क्या है, केंद्र सरकार है। तो एक सरकार एकात्मकता के लक्षण है, ठीक है। इसके अलावा आप यदि हम शक्तियों के मामले में देखें तो आपका जब आपातकाल हो, इमरजेंसी हो, तो आपातकाल के समय पूरा पावर कहां चला जाता है, केंद्र के पास, है ना। इमरजेंसी के दौरान पूरी शक्ति कहां चली जाती है, केंद्र के पास। 7वीं अनुसूची में शक्तियों को बांटा गया है केंद्र, राज्य और समवर्ती। इन तीनों के अलावा जो शक्तियां बच जाती है क्या कहलाता है, अवशिष्ट शक्ति, ठीक है, क्या कहलाता है, अवशिष्ट। और यह अवशिष्ट शक्ति किसके पास, केंद्र के पास। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक, क्योंकि इसकी शक्ति किसके पास, केंद्र के पास, एकात्मकता का। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति भी अधिकार किसके पास, केंद्र के पास। तो ऐसा सारा अधिकार जो केवल क्या हो, केंद्र सरकार को हो, यह सारा आपका किसके अंतर्गत आएगा, आपका ठीक है, एकात्मकता। एक हरी नागरिकता, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है और एक नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है, केंद्र सरकार को है। तो ये क्या हो गया आपका, एकात्मकता के लक्षण। आपातकाल के समय सारी शक्तियां किसमें निहित होगी, केंद्र सरकार, अर्थात जैसे हमारा संविधान जो है का नेचर्स की हम बात करें तो भारतीय संविधान का नेचर, ठीक है, न ही संघात्मक है न ही एकात्मक है, बल्कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हमारा संविधान संघात्मक है, और जब आपातकाल जैसी स्थिति आ जाती है तो हमारा भारत का संविधान कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि विश्व की एक अनोखी संविधान यह है कि अपने नेचर्स मतलब परिस्थितियों के अनुसार संविधान अपने नेचर्स को बदलता है, ठीक है। राज्यों को संघ से अलग होने की आजादी नहीं है। हम अनुच्छेद 1 में पढ़ते हैं, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, किसी भी स्थिति में कोई राज्य जो है केंद्र से अलग नहीं हो सकता, एकात्मक। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। अब ये लिखित संविधान जो है ये किसका लक्षण है, आपका संघात्मकता का, अर्थात फेडरलिज्म का कैरेक्टर है। इसलिए 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी, ठीक है। तो जिनका भी आंसर डी है वो सारे आप सही हैं और लगभग सभी लोगों ने आंसर सही दिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मतलब यहां पर से पार्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है, भाग, है ना। अब देखिए यहां पर रोमन डिजिट में ही अधिकांशतः क्वेश्चन आता है। तो देखिए पहले तो भाग हम ठीक देख लें। चलिए पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर, ठीक। पहले पेज में ऑप्शन नंबर ए है और दूसरे पेज में ये आपका ऑप्शन बी है, ठीक। मतलब ऑप्शन को एक साथ ए बी सी डी में याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसको आप लोग हटा देंगे, है ना। ये ई नंबर का ऑप्शन नहीं है, ये 4 ऑप्शन है आपका। चलिए सिंपल है, मुझे उम्मीद है आप सारे को पता होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, पूरा 22 भाग, ठीक। देखिए 1 से 4 तक मैं बहुत सिंपल बताया हूं कि आपको एक घर को एग्ज्यूम करके 1 से 4A तक याद रखना है। सबसे पहले में पूरे भारत का निर्माण, मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक। घर बन गया पहले में। अब घर बन गया तो घर में कौन लोग रहेंगे, तो सदस्यता मतलब नागरिकता, नागरिकता दे दी गई मतलब सदस्यता दे दिया गया। तो अब उनको क्या देंगे हम, अधिकार, अधिकार मतलब मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार दे दिया गया, ठीक है। सारी चीजें कर दी गई तो उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, कुछ कर्तव्य दिया, ठीक है, राज्यों को कुछ कर्तव्य दिया गया ताकि उन लोगों का विकास कर सके, उन लोगों का कल्याण कर सके जो लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए अधिकारों के प्रयोग के बाद, है ना। पहले में आपने भारत का निर्माण किया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में उनको सदस्यता दे दी गई। तीसरे में अधिकार दिया गया।
वो अधिकारों के प्रयोग करके भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, तो राज्यों को ड्यूटी दे दिया गया कि उनके कल्याण के लिए आप योजना बनाए। तो डीपीएसपी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इन सब के बाद अंतिम रूप से उन लोगों के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया, कुछ कर्तव्य दे दिया गया, ताकि भारत को महान बनाया जा सके। 1 से 4 है। 5 से 10 प्रशासन को ऊपर से नीचे लेकर आना है। 5 केंद्रीय प्रशासन, 5 केंद्रीय प्रशासन, 6 राज्य का प्रशासन, 6 से 7, 6 से समाप्त। 8 में यूनियन टेरिटरी का प्रशासन, ठीक है। 9 में पंचायती राज व्यवस्था, 9A में आपका क्या, नगरीय निकाय। 10 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के लिए प्रशासन। 5 से 10। 11 से 13 केंद्र राज्य संबंध। 11 से 13 क्या, केंद्र राज्य संबंध। तो संबंध में 3, विधायी संबंध, ठीक है, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध और व्यापारिक संबंध। पहले में विधायी और प्रशासनिक संबंध, दूसरे में आपका वित्तीय संबंध और तीसरे में व्यापारिक संबंध। केंद्र राज्य संबंध बताया था, केंद्र राज्य संबंध में पहले कानून सबसे ऊपर, तो विधायी, उसके बाद वित्त, वित्त के बाद व्यापार, ठीक है। 11 से 13। 14 से 17 हम लोग क्या देखे हैं, 14 से 17, ठीक, 14 से 17। और इसमें आयोग है, आयोग को भी हमें बताया था कैसे क्रम से सेट करना है। चूंकि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो पहले यूपीएससी है ना, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, कंबाइंड पीएससी का प्रावधान, ठीक है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी, क्लियर। यूपीएससी के सदस्यों को क्या करेंगे आप, निर्वाचन, तो निर्वाचन आयोग 15 में, ठीक है। इसके बाद उनमें से कुछ लोगों को आरक्षण, मतलब एसटी, एससी, ओबीसी आयोग, और अंतिम में यूपीएससी के परीक्षा अलग अलग भाषा के लोग देते हैं, तो राजभाषा आयोग। 14, 15, 16 और 17। 18 इंडिविजुअल बताया था, 18 वर्ष से, याद रखेंगे, आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन। 19 मिसलेनियस, 19 विविध। 20 संविधान संशोधन, 20 स से संविधान संशोधन। 21 भी उम्र से कनेक्ट किए थे हम लोग, ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ठीक है, टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन। अब 22 में हिंदी भाषा में अनुवाद। चलिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, क्या, पार्ट 3, पंचायत आपका क्या हो जाएगा, आपका 9। मौलिक कर्तव्य, ठीक, 4A। निर्वाचन आपका क्या, 15, ठीक, आपात उपबंध 18, नीति निर्देशक तत्व 4। क्लियर है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, पहले आपका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, उसके बाद सी, ठीक। अब देख लीजिए आंसर में पहले आप लोग देखिएगा, आप कई बार ऑप्शन क्या हो जाता है, बन जाता है क्वेश्चन, लेकिन उसके बावजूद ऑप्शन देखिए किस तरीके से दिया है, मतलब आपको इधर से इधर मैच करना है, ठीक है, मतलब इस वाले से सूची सेकंड से सूची फर्स्ट को मैच करना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन इस फॉर्मेट में है। जिस फॉर्मेट में एक्चुअल में मैं दिया था उस फॉर्मेट में ये आया नहीं है, लेकिन इसी फॉर्मेट में आपको याद रखना। कई बार आपको इधर से मैच न करने के बजाय कई बार इधर से दे देता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन बनते रहता है और गलत हो जाता है। तो अब देखिए आपके पास ऑप्शन इधर से आपको इधर मैच करना है, तो ए का, ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे, तो ए का क्या हो जाएगा आपका थर्ड, ए का क्या होगा थर्ड, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा 4, बी का 4, सी का हो जाएगा क्या सेकेंड, सी का सेकेंड, ठीक। डी का 1, ठीक, डी का 1। इसके बाद ई का 5 और एफ का आपका 6, ठीक, एफ का क्या हो जाएगा 6। इस तरीके से आपका 3 4 2 1 5 6, 3 4 1 2 5 6 है ना, 3 4 1 2 5 6, 3 4 2 1 5 6, यही है, ठीक है, 3 4 हाँ 2 1 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा 3 4 2 1 5 6, ये आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकंड, डी का 1, ई का 5, एफ का 6। तो इस तरीके से आप लोग इसमें इस प्रकार से भी आप दिमाग में प्रैक्टिस रखेंगे कि यदि क्वेश्चन मान लीजिए इधर से ना देके ऑप्शन में यदि इधर से मैच करने दे दिया जाए, तो दोनों कंडीशन में इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है आपका असत्य कथन छांटना है आपको, ठीक है। असत्य कथन ये सूचियों से संबंधित है, जिसमें हम लोग
आपका 7th शेड्यूल के अंतर्गत अनुसूचियां पढ़े हैं तो अनुसूचियों को भी बहुत अच्छे से हम लोग याद किए हैं। ठीक है, अनुसूची 1 भी सेम प्रावधान है। 2 में आपका संवैधानिक अनुसूची 1 के अंतर्गत ठीक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। अनुसूची 2 के अंतर्गत संवैधानिक पदों का वेतन एवं भत्तों के बारे में है। ठीक है, तो 2 से सू बताया था, शूज पहन के कहां जाएंगे, वेतन भत्ता लेने। 3 से ट्री बताया हूं, ट्री मतलब पेड़, पेड़ के नीचे बैठ के क्या लेंगे, शपथ। 4 से चेयर, चेयर मतलब सीट। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5 मतलब छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो क्या आपका ठीक है अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के लिए प्रशासन। 6वीं में 4 राज्य अर्थात अमित्रिमी राज्यों के, ठीक है, अमित्रिमी राज्यों के लिए अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति का प्रशासन। 6 से 7 6 से शक्तियों का विभाजन, ठीक, अर्थात केंद्र राज्य और समवर्ती सूची। उसके बाद 8वीं कक्षा में जाके हम भाषा सीखते हैं, तो मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख। 9 आपका क्या, ठीक है, 9 10 11 बाद में जोड़ा गया है, तो 9 में लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। 10 से 10 से दल बदल अर्थात कौन सा, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, उसके बाद 11वीं और 12वीं पंचायती राज नगरीय निकाय 73 और 74 1992। क्लियर। चलिए अब इनमें से कौन सा प्रावधान किसके अंतर्गत है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का डी चलिए देखते हैं। रक्षा जनगणना परमाणु नागरिकता संघ सूची का विषय है। ठीक, बिल्कुल सही है। इसमें से रक्षा जनगणना परमाणु ठीक नागरिकता सब किसका है, सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है। कृषि स्वास्थ्य भू राजस्व स्थानीय प्रशासन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय बिल्कुल सही है। शिक्षा आर्थिक नियोजन दीवानी फौजदारी कानून जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपको सही है, याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है। इस तरीके से असत्य पूछा मतलब सभी सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, वेरी गुड। जिन लोगों ने भी आंसर दिया है सभी लोगों का सही है। ठीक, गोविंद, प्रियंका साहू, अक्षिता, ठीक, आदित्य दुबे, सारे लोगों का आंसर सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 देखिए, भाग 1 से भाग 1 में जो आपको ध्यान रखना है वो याद रखना है अनुच्छेद 2 और 3। ठीक, अनुच्छेद 2 में किसी भी क्षेत्र को भारतीय संघ में प्रवेश दिलाना है, अर्थात कोई ऐसा एरिया जो भारत का हिस्सा नहीं है। अब देखिए 2 चीज में कंफ्यूजन होता है इसमें, है ना। एक जो आर्टिकल 2 जो बेसिकली हम बात करें तो अनुच्छेद 2 क्या है, ठीक है, विदेशी क्षेत्र का भारतीय संघ में प्रवेश, या इसी को कहा जाता है नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश, भारतीय संघ में प्रवेश व स्थापना। यही शब्द थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करता है। सिंपल है कि ऐसा कोई भी एरिया जो भारत का नहीं है उसे भारत में शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 है, और साथ ही साथ उसकी स्थापना दोनों में है। 3 में भी नए राज्यों का गठन और मतलब गठन या उसकी स्थापना, और साथ ही साथ नाम में परिवर्तन। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, तो किसी राज्य क्षेत्र को घटाना, किसी राज्य क्षेत्र सीमा को परिवर्तन करना, किसी राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन और नए राज्यों के संघ में प्रवेश। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहां पर 3 के अंतर्गत जो शब्दों से क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 3 में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं बताया हूं आपको कि क्षेत्र में परिवर्तन, है ना, क्षेत्र में परिवर्तन, और क्षेत्र में परिवर्तन से आपको जो ऑप्शन देगा, है ना, ये देगा क्षेत्र को बढ़ाना, ठीक, क्या देगा, क्षेत्र को घटाना, अर्थात एरिया को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, बढ़ाना है या घटाना है, दोनों अनुच्छेद 3। सीमा में परिवर्तन करना है, क्या, सीमा में परिवर्तन करना, बाउंड्री में चेंजेस करना है। ठीक, सीमा में परिवर्तन, तो सीमा में परिवर्तन में भी दोनों चीजें, या सीमा को बढ़ाना हो या सीमा को घटाना हो, दोनों कंडीशन में 3 है। और साथ ही साथ नाम में
परिवर्तन, अर्थात नए राज्यों का गठन या स्थापना और नाम में परिवर्तन। तो नए राज्यों का गठन तो किया ही जाएगा, कैसे किया जाएगा? क्षेत्र को बढ़ाकर, क्षेत्र को घटाकर, या सीमा में परिवर्तन करना है, सीमा में बढ़ाना है, सीमा को घटाना, और नाम में परिवर्तन, अनुच्छेद 3। और 2 क्या कहता है? नए राज्यों का या नए क्षेत्र का भारतीय संघ में प्रवेश और उसकी स्थापना। जैसे गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, उसे हमने भारत में शामिल किया, उसके बाद उसकी स्थापना की, तब वो आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से 2 और 3 में आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, ठीक। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान रखेंगे, ठीक, कि 3 के अंतर्गत क्या शामिल है। आपका असत्य कथन छांटना है तो किसी राज्य क्षेत्र को घटाना है, परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना, नए राज्यों का संघ में प्रवेश का प्रावधान किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 2 के। तो 2 और 3। अनुच्छेद 4 में भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संविधान संशोधन होगा वह आपका संविधान संशोधन, ठीक, 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक। अनुच्छेद 2 और 3 का संविधान संशोधन जो है वो आपका 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। इसके अलावा पार्ट 1 के अंतर्गत जो हम आर्टिकल 1 पढ़े हैं, राज्यों का गठन, और उसमें जो संविधान संशोधन, उससे संबंधित प्रावधानों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार। तो पार्ट 3 और 4 में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कॉन्सेप्ट में अभी तो याद रखना ही है, उसके साथ ही साथ आपको अनुच्छेद 12 से 35 और 36 से 51 रटा होना चाहिए। 12 से 35 और 36 से 51 आपको अनुच्छेद बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम इसमें अनुच्छेद याद करेंगे, ठीक। देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां? 12 से 35। चलिए, हमारे साथ रिवीजन करेंगे। पहले 2 अनुच्छेद 12 और 13। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में न्यायपालिका की शक्ति जिसमें जुडिशियल रिव्यू इत्यादि प्रावधान है। तो 12 और 13। 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। 14 से 18 समानता का अधिकार, ठीक। तो समानता में आपको दिमाग में सेट करना है 14 से 18। तो सबसे पहले किसमें समानता? विधि। 15 समाज, 16 अवसर, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधियों का अंत। क्लियर है? ठीक। कहां से कहां तक? 14 से 18। 14, 15, 16, 17 और क्या आपका 18। 14 में सबसे पहले विधि, उसके बाद विधि किसके लिए? समाज के लिए, ठीक। समाज में पहला सबसे ऊपर विधि में समानता, फिर समाज में समानता, मतलब विधि कानून किसके लिए? समाज के लिए। समाज में लोग समान कब होंगे? जब एक समान अवसर मिलेगा, ठीक। अवसर के साथ उनके बीच जो अवसर दिया जाएगा उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब अस्पृश्यता, और अंतिम में उपाधियों का अंत बन जाएगा 14 से 18। फिर दूसरा मौलिक अधिकार 19, 20, 21 और आपका 22। 19, 20, 21 और 22। 19 में देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो हम लोग याद किए थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिला, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति है ना, ठीक। वाक्य एवं अभिव्यक्ति, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जब स्वतंत्रता मिली, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जब राइट्स मिला, तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति में भाई वाक्य एवं व्यक्ति का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, गलत चीजें बोलेंगे तो क्या होगा? अपराध। तो मान लीजिए वाक्य अभिव्यक्ति की आजादी मिली, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो क्या हो गया? अपराध हो गया। तो 19 में व्यक्तिगत, 20 में गलत बोला तो अपराध। अपराध एवं दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ठीक। अब किसी के साथ मान लीजिए वो गुस्से में आकर या किसी भी तरीके से मान लीजिए उन्होंने गलती से बोल दिया, है ना, फिर लगा कि वो अपराध हो गया, तो अपराध एवं दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अब उसको सिद्ध करने के लिए वो प्राण की रक्षा करेगा, कर यार मुझसे गलती तो हो गई, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इतना ज्यादा गलत बोल दिया था कि अंतिम रूप से उसे क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। तो गिरफ्तारी से संरक्षण। 19 में क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार मिला तो कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो अपराध हुआ, तो अपराध एवं दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण।
21 आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राणों की रक्षा करेगा, और अंतिम गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, उसके बाद 23 और 24 सिंपल है, बालाश्रम और बाल श्रम, बालाश्रम और बाल श्रम। ठीक है, और बालाश्रम के अंतर्गत क्या क्या, मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लेबर फोर्स से संबंधित प्रावधान 23 में, और 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध। 24, 25 से 28 है ना, 25, 26, 27 और क्या आपका 28, ये क्या है 25 से 28। 25 से 28 जो प्रावधान है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता किसके लिए, उनमें कार्य करने के लिए, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के बाद, ठीक है, पहले आपका धार्मिक स्वतंत्रता, फिर धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, प्रबंधन में क्या लगेगा, पैसा, टैक्स, तो टैक्स मतलब कर ना देने की आजादी, और अंतिम में धार्मिक शिक्षा। 25 से 28, 29 और 30 मूलतः 29 और 30 क्या है, 29 और 30 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण की बात करता। 29 में किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, बोली, लिपि को बनाए रखने का अधिकार, और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना। 29 और 30 अल्पसंख्यक, ठीक, 29 में अल्पसंख्यकों के साथ साथ सभी नागरिकों को अपनी भाषा, बोली, लिपि आदि को बनाए रखने का अधिकार, और 30 के अंतर्गत क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक शिक्षण संस्थान, रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना का अधिकार। 29 और 30, 31 समाप्त, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 सैन्य न्यायालयों के मतलब सैनिकों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान। 34 में जब मार्शल लॉ लगा हो, सैन्य नियम लगा हो, तो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और 35 में संसद की शक्ति। क्लियर है, तो ये आपका मौलिक। अब देखिए इसमें जो डिटेल आपको पढ़ना है, पहली बात तो यदि हम इंडिविजुअल जहां से क्वेश्चन आता है, 1, 14 बार बार पूछ रहे हैं, 17 आपको याद रखना ही है, क्वेश्चन आता ही है। ये 19 से 22 तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इधर से आपका 25, ठीक, 29, 30 और 32 ये इंडिविजुअल जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल। अब इसमें डिटेल देखिए, डिटेल आपको 14 याद रखना है, ठीक, डिटेल 19 से 22 लगातार क्वेश्चन, ठीक। अभी आप 20 को व्यापम लगातार रिपीट किया, अभी महिला पर्यवेक्षक में भी क्वेश्चन आया है। मैं 20 में 3 ही पॉइंट बताता हूं आपको, 3 सिद्धांत है ना, कि भाई 20 के अंतर्गत 3 सिद्धांत मैंने आपको बताया है। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण, ठीक, कि हर कोई व्यक्ति कानून की नजर में एक समान। 15 में सामाजिक समानता, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यदि शिक्षा में आरक्षण की बात करेगा तो 15, सरकारी नियोजन में यदि आरक्षण की पूछेगा तो 16, ये याद रखेंगे। 17 में छुआछूत का अंत किया गया, 18 में उपाधियों का अंत। 19 में जो आपको याद रखना है कि 6 प्रकार का मौलिक अधिकार हमें दिया गया है। कितना? 6 प्रकार का मौलिक अधिकार स्वतंत्रता से संबंधित दिया गया व्यक्तिगत। तो इसको क्रम जमाने के लिए आता है, तो क्रम आप बिल्कुल सिस्टमेटिक याद रखिएगा। पहले आपने क्या, बोलने की आजादी, वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलने की आजादी मिली तब हमने क्या बुलाया, सम्मेलन, तो शस्त्र विहीन सम्मेलन, ठीक है। सम्मेलन के बाद, ठीक है, क्या बनाएंगे हम उस सम्मेलन में, क्या बनाएंगे, संघ, ठीक। संघ के माध्यम से कहां जाएंगे, घूमने, तो आबाद भ्रमण। आबाद भ्रमण करने के बाद हमें क्या चाहिए, निवास। निवास व्यक्ति कहां करेगा, जहां पर व्यापार और व्यवसाय होगा। क्लियर है। 19, उसके बाद 20 है ना, 19 के बाद 20, अपराध एवं दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। 3 सिद्धांत, 3 केवल सिद्धांत बताया हूं और लगातार 2 बार अभी, ठीक है, 2 बार अभी पेपर हुआ रिसेंटली और दोनों में, और कल के पेपर में भी पूछा। 20 में 3 सिद्धांत बताता हूं। पहला, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, क्या क्या आपका, पहला कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण, और तीसरा आत्माभिसंशय से संरक्षण, ठीक। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट, ठीक, डबल पनिशमेंट या डबल जियोपॉइड ऐसा करके बोला जाता है। और तीसरा, आत्माभिसंशय से संरक्षण,
ठीक, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, 3 सिद्धांत, ठीक है, 3 सिद्धांत 20 के अंतर्गत है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वर्तमान में किसी कानून का उल्लंघन किया हो, वर्तमान में किसी कानून का उल्लंघन करने पर ही उसे अपराधी माना जाएगा। ठीक, सेकंड 20 सेकंड हमने क्या देखा, डबल पनिशमेंट, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा, डबल नहीं दिया जा सकता। आत्माभिसंशय से संरक्षण, मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लगातार क्वेश्चन आ रहा है। 21, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 21 में बताया हूं कि 21 के अंतर्गत की विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी भी अन्य प्रकार से मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता। अब क्वेश्चन आता है, किन 2 अनुच्छेद को आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं किया जा सकता? तो 20 और 21। किस 2 अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता? 20 और 21, ठीक है, 20 और 21। 21 को 44वां संविधान संशोधन में कह दिया गया, इसे नहीं हटाया जा सकता। 21A क्या है? शिक्षा का मौलिक अधिकार, कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया? आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना। 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, और इस गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में क्या क्या चीजें शामिल है, ठीक है, तो याद रखेंगे 22(1), 2, 3। 22(1) में सबसे पहले आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। 2 के अंतर्गत क्या है, ठीक है, 24 घंटे के भीतर निकट के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए गिरफ्तार व्यक्ति को। और तीसरा, ठीक है, अपनी पसंद की वकील रखने का अधिकार। लेकिन याद रखेंगे किसे अधिकार नहीं है? शत्रु देश के नागरिकों को, और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ और किसको नहीं है? वो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अर्थात निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे नहीं है। 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्संग। मानव दुर्व्यापार में क्या क्या चीजें, ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत हम लोग देखे हैं कि महिला, पुरुष या बच्चे को, ठीक है, महिला, पुरुष या बच्चों को सामान की तरह खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध, ठीक है। इसके अलावा दास प्रथा है, दास है, दासी है, ठीक है, महिला और बच्चों को अनैतिक दुर्व्यापार है, अर्थात इसी के तहत प्रोस्टिट्यूशन को क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। 24 में बाल श्रम है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंधित खतरनाक कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया। 25 से 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तो 25 में धार्मिक स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, 27 में आपका कर ना देने की आजादी, 28 में धार्मिक शिक्षा, केवल अनुच्छेद याद रखेंगे। 29 में किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, बोली, लिपि को बनाए रखने का अधिकार, और 30 के अंतर्गत क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना। ठीक, क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार अनुच्छेद 30 को पूछे। ठीक, 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत 5 प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है। ठीक, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से रीट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद 33 में आपका, ठीक, 33 के अंतर्गत आपके मुख्य रूप से सैन्य अर्थात सैनिकों के लिए मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है कि यदि मान लीजिए सैनिकों में बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग होते हैं जहां पर उनके मौलिक अधिकार प्रभावित होता है तो उसे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या जहां पर भी सैन्य नियम लागू हो, मार्शल लॉ, वहां पर भी मौलिक अधिकार प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अंतिम में 35 में उसकी क्या है? शक्ति दी गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में है कि मौलिक अधिकार में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे उसका मूल ढांचा क्या हो? प्रभावित हो। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के अंतर्गत बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में यह बात कही गई। ठीक, तो यह आपका मौलिक अधिकार। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, ठीक, इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे थे, क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को विदेश यात्रा का अधिकार है? ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? 21। देखिए, भारत के अंदर भ्रमण की बात करेगा, भारत के अंदर अबाध भ्रमण की आजादी यदि पूछेगा तो आंसर क्या लेना है? 19। ठीक है, सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक, चलिए
अनुच्छेद 21 है ना, अनुच्छेद 21। भारत के अंदर आबाद भ्रमण का अधिकार 19। भारत से बाहर विदेश घूमने का अधिकार पूछेगा तो आंसर क्या होगा 21। ठीक है, अगला है, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है को निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्राप्त नहीं किए गए हैं। ठीक, चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर अर्थात 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, अब इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, जो केवल भारतीय नागरिक को अधिकार है, केवल भारतीय नागरिक, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त अधिकार, को प्राप्त अधिकार, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त अधिकार क्या क्या 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल जो है केवल और केवल इंडियंस को है। ठीक है, इसके बाद 14, ठीक है, 14 के बाद यदि हम देखें आपका 20, 21, ठीक है, 22 को कॉमन रखते हैं, 23, 24, ठीक है, 25, 26, 27 और 28 है ना। 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये जो सारा अधिकार है, सारा अधिकार ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी ये अधिकार प्राप्त है, भारतीयों के साथ साथ विदेश। अब देखिए 22 जो है, 22 हम भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन उन देश के लोगों को नहीं है जो शत्रु देश का नागरिक है, शत्रु देश के नागरिकों को नहीं है। सभी बाकी देश के लिए, देश के नागरिकों को भी अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 22, लेकिन शत्रु देश के नागरिक को प्राप्त नहीं, इसलिए इसे कॉमन लेते हैं। इसको हम ऑप्शन के हिसाब से ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अब। चलिए, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है को निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्राप्त या प्रदान नहीं किए गए हैं। 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24 और 25 और क्या आपका 26। ठीक है, कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो देखिए, हमने देखा कि 15, 16, 19, 29, 30, तो 15 इनको नहीं है, 16 इनको नहीं है। ठीक है, बाकी 14 प्राप्त है, 20 प्राप्त है, 21 प्राप्त है, ठीक है, 24 प्राप्त है, 25 और 26 प्राप्त। अब देखिए, मैं बताया कि भाई 22 कंडीशनल है, 22 क्या है? कंडीशनल है, लिया जा सकता है और नहीं लिया जा सकता है। इस तरीके से ऑप्शन में अगर देखें तो 2, 3 तो क्लियर है, 2, 3 और 2, 3 क्लियर है कि विदेशी नागरिकों को नहीं है। अब 2, 3 के साथ जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कौन सा? छठवां बन रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ठीक, महेंद्र सिंह पवार, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका सूची 1, सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है, चलिए सम्मिलित कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आच्छादन का सिद्धांत बताया हूं 13 के अंतर्गत है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, अस्पृश्यता का अंत आपको पता है क्या? आर्टिकल 17, संगम या संघ बनाने की आजादी किसमें? अभी देखें 19, और स्वास्थ्य का अधिकार 21, अर्थात हर वो चीज जो जीवन को गरिमापूर्ण बनाए वो सब क्या है आपका? 21 है। ठीक है, हर कोई क्या इसका आंसर आपका? हर वो चीज जो जीवन को गरिमापूर्ण बनाए, चाहे वो आपके स्वास्थ्य का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, आवास का अधिकार हो, सब कुछ किस में आएगा आपका? ठीक है, 21 में। तो इस तरीके से 2, 1, 4, 3, 2, 1 संगम या संघ बनाने की आजादी 19, तो आपका क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3, 4, 3, ये आपका सी है ना। 2, 1, 4, 3 क्या हो जाएगा? आंसर बी है ना। आच्छादन 13, अस्पृश्यता 17, 2, 1, ठीक है,
इसके बाद संगम या संघ 19 और स्वास्थ्य का अधिकार 21। तो 2 1 4 3 आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर बी लगाया है बिल्कुल सही है। चलिए आंसर अगले क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो बताया हूं 2 अनुच्छेद है, एक आपका 20 और एक 21। अगर दोनों में एक चुनने के लिए आएगा तो किसी भी स्थिति में आंसर कौन सा लेंगे? आपका डी। ठीक, किस 2 अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 21 को समाप्त। तो यदि 2 अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 20 और 21, और दोनों यदि ऑप्शन में और एक चुनना है तो आप आंसर लीजिएगा 21। ठीक है, अगला है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मैं इसलिए ज्यादातर आर्टिकल से क्वेश्चन लिया हूं कि मैक्सिमम ये चांसेस रहता है कि पीएससी जो क्वेश्चन आता है वो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आर्टिकल बेस्ड रहता है। सिखों को कृपाल धारण करने की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण, उपाधियों का अंत और मानहानि, है ना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, चलिए इधर 10 का सभी लोगों ने आंसर सही दिया है, 11 का क्या होगा? चलिए देखिए, ये भी बहुत इजी है। सिखों को कृपाल धारण करने की आजादी 25 है ना, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सिखों को कृपाल धारण करने की आजादी है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किसमें? 29 में। एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण 16 है ना, जो भी आपके पदोन्नति में आरक्षण या सरकारी नियोजन में आरक्षण ये सब बात करेंगे 16 में। उपाधियों का अंत क्या आपका 18। मानहानि का दावा, यदि कोई व्यक्ति वाक्यों व्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसमें गलत शब्दों का यदि कोई उपयोग करता है तो उस स्थिति में आपका ठीक है मानहानि का वो दावा कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4 है ना, 2 1 5 3 4 किसमें है? आपकी ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। तो अभी हम लोग सारा इसका अपन देखे हैं, सारे लोग आप लोग सही हैं। ठीक है, अगला देखिए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, ठीक, प्रोहिबिशन, सर्टेररी, कोवानंटो। इसका अर्थ पूछा गया है। सामान्यतः 5 प्रकार से रीट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, 5 प्रकार से रीट जारी, उसका अर्थ क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो पहला तो इसको अभी यही याद रखना है कि अनुच्छेद 32 में कौन सा रीट शामिल नहीं है, अभी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा 5 प्रकार से रीट जारी करने का अधिकार, उसका अर्थ क्या होता है ये भी हम लोग डिटेल पढ़े हैं, उसका आंसर बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखें क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस बताओ कि सशरीर उपस्थित किया जाए। ठीक, सशरीर उपस्थित किया जाए। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, वी कमांड, परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब मना करना। उत्प्रेषण मतलब पूर्णतः सूचित करो। कोवारंटो मतलब किस अधिकार से, अर्थात 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सभी लोगों का आंसर सही है। ठीक है, रवि, महेंद्र सिंह, आदित्य, योगेंद्र, शिवानी, ठीक, अक्षिता, रुपेश, सभी का आंसर सही है। ठीक है, इजी है। इस तरीके से 5 प्रकार से रीट, उसका अर्थ क्या होगा याद रखेंगे, है ना। न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? 13, 226, 236, 13, 226, 237, 32, 33, 226 और 13, 32, 226। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत इजी है। सारे आपके जितना भी हम लोग अभी को आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित देखें, पूरा आर्टिकल को भी हम रिवीजन किए हैं, है ना। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसमें है? ठीक, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति बताया हूं मैं,
पढ़ाते समय कि 3 अनुच्छेद के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है ना। चलिए, बहुत लोगों का आंसर सही है। 13-32-226, 13-32-226, 13 के अंतर्गत, 32 में सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार और 226 के तहत हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार, याद रखेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, ठीक, सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार किसमें, 32 में, और हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार किसमें, 226 के अंतर्गत। क्लियर है? ठीक है, ये भी आप लोग सभी का सही है। चलिए, शिक्षा के अधिकार के संबंध में असत्य कथन छांटिए। शिक्षा के अधिकार के संबंध में आपको अलग कथन गलत बताना है कि इसमें शिक्षा के अधिकार के संबंध में असत्य क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आएगा, मतलब आर्टिकल, और जो डिटेल करना है मैं उसको बता चुका हूं। उतने प्रावधानों को ही आपको डिटेल पढ़ना है, आपका संविधान से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, 14 का बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए, वेरी गुड। देखिए, 21A के तहत मौलिक अधिकार है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन का प्रावधान, अर्थात शिक्षा का जो मौलिक अधिकार जोड़ा गया किसमें, 21A, 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, इसके तहत 0 से 6 वर्ष तक का प्रावधान नहीं है। कहां से कहां तक, 6 से 14 वर्ष तक का आंसर क्या हो जाएगा, डी, अर्थात ये गलत है। बाकी तीनों फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अर्थात किस अनुच्छेद में शिक्षा के मौलिक अधिकार का प्रावधान 21 से इंपॉर्टेंट है, किस संशोधन के तहत, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत, ठीक है, क्या प्रावधान है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। क्लियर है? तो आंसर डी, सभी लोग का आंसर सही है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखें, किसी का भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में, ठीक, हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, बौद्ध, जैन, पारसी और सिख। याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 में, ठीक, अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द है ना, हिंदू, इस हिंदू शब्द में, ठीक, क्या क्या शामिल है, तो बौद्ध, ठीक, बौद्ध और जैन और आपका क्या, सिख। ठीक है, यहां पर अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख को शामिल किया गया है, पारसी इसमें शामिल नहीं है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो याद रखिएगा, 25 से संबंधित, इसी के तहत कृपाल धारण करने का अधिकार, और साथ ही साथ यहां पर हिंदू से आज से बौद्ध, जैन और सिख से है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता, नागरिकता में देखिए, एक तो जो सिंपल प्रावधान हम लोग नागरिकता से देखें वो चीज कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता को ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, नागरिकता को कहां से, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता अर्थात संघ और राज्यों की एक ही नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। उसके बाद सीधे आपको याद रखना है अनुच्छेद 11, अर्थात 11 में संसद की शक्ति, संसद को अधिकार दिया गया नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाए, और नागरिकता को लेकर 1955 में कानून बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955। और उसके बाद ठीक समय पर इसमें अमेंडमेंट हुआ, पहला 1986, उसके बाद 1992, फिर 2003, 2005, 2015, 2019 में अंतिम CAA 2019 आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्लियर है? 11 के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता का ग्रहण और 3 प्रकार से नागरिकता के समापन का प्रावधान किया गया है, वही आपको ध्यान रखना है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन की 5 शर्तों का उल्लेख है। कितने? 5। सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 अवधारणा की बात कही गई, भी सही है ना? तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्या पूछा जा रहा है? विचार करने के लिए पूछा क्या जा रहा है? यहां पर असत्य कथन है, तो असत्य क्या है? दोनों सत्य है, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? नहीं, न तो 1 और न ही 2। आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना? क्योंकि दोनों सत्य है, तो आपका क्या असत्य पूछा जा रहा है? तो नहीं 1 असत्य है, नहीं
दो असत्य है, दोनों क्या है आपका सही है, आंसर डी। ठीक, चलिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत में के संविधान में है। पार्ट 4 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें, डीपीएसपी के अंतर्गत, क्लियर। उसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल, भाग 4 से ज्यादातर संभावना है कुछ बेसिक चीजों को छोड़कर क्या पूछा जाता है आर्टिकल से। तो आर्टिकल हम लोग बहुत अच्छे से याद किए। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। 37 न्यायालय में अपरिवर्तनीय, न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक, 36 और 37, 38, 39, 40 सामाजिक व्यवस्था। ठीक, 38 में सामाजिक व्यवस्था, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, 40 में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, 41 से 44 हम लोग सहायता देखे हैं, 41 से 44 सहायता, 41 में सामाजिक सहायता, 42 में प्रसूति सहायता, 43 में मजदूरी सहायता, 44 में आपका एक समान सिविल सहायता, 41 से 44। ठीक, इसके बाद 45 और 46 शिक्षा याद कीजिए। पहले में हम लोग व्यवस्था देखे, सामाजिक व्यवस्था, दूसरे में, ठीक है, दूसरे में आपका सामाजिक सहायता, तीसरे में शिक्षा 45 और 46। ठीक, 45 में क्या 0 से 6 वर्ष तक की शिक्षा का प्रावधान, और आपका 46 में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए शिक्षा। 47 48 पोषाहार, स्वास्थ्य। ठीक है, तो स्वास्थ्य के संदर्भ में हम लोग देखे थे 47 के अंतर्गत कृषि पशुपालन, है ना, और 48 के अंतर्गत, सॉरी 47 के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित पोषाहार, अर्थात राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि अब नागरिकों के जीवन स्तर को क्या करे, ऊंचा करे। 48 में कृषि एवं पशुपालन, 48A के अंतर्गत हम लोग, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के बाद प्रावधान किए हैं। 49 में ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण, 50 में शक्तियों का पृथक्करण, 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति। इस तरीके से 36 से 51 भी आपका आर्टिकल रटा होना चाहिए जहां से क्वेश्चन आता है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में। हर राज्य का कर्तव्य होगा कि वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। ठीक है, सभी का आंसर सही है। अगला है, ये भी आपके आर्टिकल संबंधित, चलिए इसको बनाइए। अभी जस्ट मैंने आपको आर्टिकल याद कराया है। भाग 3 और भाग 4 से संभावना है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाए आर्टिकल बेस। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत सिंपल है। 40 में क्या होगा, पंचायत, है ना। 40 में क्या है, पंचायतों का गठन है। ठीक है, इसके बाद आपका 39A में निःशुल्क विधिक सहायता, 48 में कृषि एवं पशुपालन, 44 में समान सिविल सहायता, 41 में आपका क्या, काम करने का अधिकार, अर्थात समान कार्य के लिए समान वेतन के संदर्भ में। ठीक है, हम 40 के बाद 41, 42, 43 और 44 एक समान सहायता के अंतर्गत हम लोग देखे हैं। तो सबसे पहले सामाजिक सहायता, सिर्फ सामाजिक सहायता, जितना भी आपको मनरेगा इत्यादि का प्रावधान है कि हर वो व्यक्ति जो 41 के अंतर्गत जो वृद्ध है, असहाय है, काम करने में सक्षम नहीं है, उनके कल्याण के लिए, ठीक है, राज्य सरकार क्या करेगी, प्रयास करेगी। वो क्या आपका 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक, सिंपल है, 1 2 3 4 और 5। ठीक, वेरी गुड। अगला, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के संबंध में असत्य कथन छांटिए। देखिए, मूल कर्तव्य से 3-4 चीजें ध्यान रखना है। पहला कि मूल कर्तव्य का प्रावधान संविधान में था कि नहीं था, तो मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया, तो ठीक, इसके बाद किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने आपके मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का रिकमेंड किया था, 8। ठीक है, कितना, 8। फाइनली कब शामिल हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। कितना मौलिक कर्तव्य, 10। वर्तमान में कितना है, 11। इतना ही पॉइंट याद रखना है। चलिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के संबंध में क्या बताना है आपको, असत्य कथन। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के, ठीक है, भाग 4 में है, बिल्कुल गलत है। किसमें है, 4
ए के अंतर्गत है और आर्टिकल पूछेगा तो 51A, पार्ट 4A आर्टिकल 51A। 51 क में स्थान दिया गया स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का बी, 19 का आंसर बी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत जो आपको ध्यान रखना है वही है कि मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था। किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का रिकमेंड किया था? 8। शामिल कितना हुआ मूल प्रावधान में? 10। वर्तमान में कितना है? 11। ठीक, कौन से संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976, आर्टिकल 51A पार्ट 4A। इतना प्रावधान याद रखेंगे। क्लियर? लास्ट है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक, यह राज्यों को दिया गया अधिकार है, यह सकारात्मक अधिकार है, यह नकारात्मक अधिकार है, यह वाद योग्य है, यह वाद योग्य ठीक है नहीं है, यह सीमित व निरपेक्ष अधिकार है, यह समाजनिष्ठ है, ये किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। ये आपको इसमें से सत्य कथन आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर 20 का आंसर क्या है? 19 तक जितने लोगों ने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। 20 का आंसर बताइए। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है कि वाद्य योग्य नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में जब मैं अंतर बताया हूं तो ये सारे प्रावधानों को मैं बताया हूं। ठीक, चलिए देखिए, राज्यों को दिया गया अधिकार या कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। यह सकारात्मक है, बिल्कुल सही है। ठीक, देखिए मौलिक अधिकार हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, लेकिन डीपीएसपी किसको प्राप्त है? राज्यों को। यह सकारात्मक है ना, व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए पॉजिटिव है क्या आपका डीपीएसपी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति के लिए पॉजिटिव लेकिन राज्य के लिए नकारात्मक। ठीक है, यह नकारात्मक है, गलत। यह वाद योग्य नहीं है, सही, यह वाद योग्य है। अर्थात फंडामेंटल राइट्स ठीक क्या है? वाद योग्य है, लेकिन डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। यह असीमित या निरपेक्ष अधिकार है। ठीक है, अर्थात इसके कल्याण के लिए चाहे जितना भी आपकी योजनाएं सरकार बना सकती है। यह समाजनिष्ठ अधिकार है, यह किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स जैसे यह है कि फंडामेंटल जैसे मौलिक अधिकार सीमित है, लेकिन डीपीएसपी असीमित है ना। यह आपका समाजनिष्ठ है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? व्यक्तिनिष्ठ है। यह किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होता, लेकिन मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्या पूछा जा रहा है? सत्य। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 ठीक है 6 7 8 है ना। 1 2 4 6 7 8 आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, इस तरीके से आपका पार्ट आपकी स्टार्टिंग से लेकर पार्ट 4A तक आपका ये सारा प्रावधान है ना। तो कल की क्लास में आप लोग 4A से आगे मतलब भाग 5 और 6 और से लेकर आखिरी तक आज पूरा आपके पास जितना भी समय मिले पॉलिटी को बहुत ईमानदारी से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, कल मॉर्निंग और इवनिंग में जो हम आंसर सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे उसमें प्रयास कीजिए कि आपका पॉलिटी कल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पूरी तरीके से हम यहां से यहां तक देख लिए आपका स्टार्टिंग से लेकर पार्ट 4A तक। कल का जो स्ट्रेटेजी रहेगा हमारा पूरा पॉलिटी को क्या करेंगे? हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ यदि डाउट आता है इसके बीच में तो कल हम इसके संदर्भ में डिस्कस कर लेंगे। तो आप मान के चलिए कि कल हमारा एक फाइनल रहेगा पॉलिटी को, फिर आगे हमको रिवीजन करने का भी टाइम ना भी मिले तब भी हमसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।